हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लाइकोलिसिस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस और दूसरा बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मींस ग्लाइकोलिसिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में। तो एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या हुआ? मींस इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है उसी को स्टडी किया जाता है एनर्जेटिक्स में। एनर्जी जनरेट हो रहा है मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मींस एनर्जेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में कितना एटीपी बन रहा है, कितना एटीपी जनरेट हो रहा है, तो इसी को हम स्टडी करते हैं। तो आइए जानते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो हमने इस पाथवे को इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले के पार्ट में डिटेल में बताया था। तो डायरेक्टली आते हैं हम एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सर्कल में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको लिखा हुआ है, और हमने जब बताया था आपको कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। और सबसे पहला स्टेप, तो यहाँ पे हमने 4 ऐसे कॉलम बनाए हैं स्टेप्स। उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, क्या उसमें कन्वर्जन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, और नंबर ऑफ एटीपी मींस कितना एटीपी उसमें बन रहा है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। और इस एटीपी का जो एक फॉस्फेट जो है यूटिलाइज हो रहा है और वो ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है एटीपी से एडीपी बन रहा है। तो एटीपी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, मींस एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट फेज है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटीपी काउंट करेंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, कितना एटीपी बन रहा है। ये तो यूटिलाइज हो रहा है तो यहाँ पे ये माइनस में जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये थर्ड स्टेप में अगेन क्या हो रहा है, अगेन एटीपी जो है यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि 1,6 बाय फॉस्फेट मीन्स एक और फॉस्फेट एटीपी से निकल के किस में आया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो वो बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट और एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, जिसको हमने यहाँ पे ब्रीफ में लिखा हुआ है। यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, इसी कारण से इसको हम -1 लिख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, NAD से NADH प्लस H प्लस बन रहा है। ये जो एरो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में है, मीन्स NAD से NADH बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक्सेप्ट कर रहा है कौन, NAD। NAD क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिससे क्या हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ और साथ ही एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ता है जिससे वो बाय फॉस्फेट बन जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पे 2NAD प्लस 2NADH प्लस H प्लस 2NADH किस तरीके से, तो जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, ये यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रहा है, मीन्स ब्रेकडाउन होता है 3-3 कार्बन के कंपाउंड में। मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये 3 कार्बन का है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये 3 कार्बन का और ये 3 कार्बन, टोटल कितने हुए, 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन स्प्लिट होके 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं। अगेन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जैसा हमने आपको बताया था पाथवे में कि जो हर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये पाथवे को फॉलो करेगा।
तो पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 3-फॉस्फेट 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो एक NADH बनेगा, और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो ये दूसरा NADH बनेगा। तो इस तरीके से 2 NADH बनता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिखा है 2 into 3। यहाँ पे 2 into 3 हमने क्यों लिखा हुआ है? 2 NADH, तो NADH हमने यहाँ पे लिखा है, एक NADH जो है 3 ATP के बराबर होता है। किस तरीके से? NADH जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये कहाँ जाता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, जो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो NADH है ये 3 ATP में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से कन्वर्ट होता है? तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। तो एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 NADH है तो 2 into 3 इक्वल्स टू +6। तो यहाँ पे ATP बन रहा है तो यहाँ पे इसलिए हमने प्लस लिखा। यहाँ पे जो 6th स्टेप हमने बताया ये सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मीन्स एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के कंडीशन में ही ये NADH जो है ATP में कन्वर्ट होता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद जो 7th स्टेप है आप देख सकते हैं 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में यहाँ पे ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगेन 2 ADP यूटिलाइज होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट को 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ तो 2 ADP कन्वर्टेड टू 2 ATP, तो 2 ATP यहाँ पे बन रहा है, इसी कारण से हम यहाँ पे लिखे +2 ATP। अब लास्ट स्टेप है 10th स्टेप, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ पे जो हमने ग्रीन में ब्रैकेट में लिखा है वो मॉलिक्यूल है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे 2 ADP जो है यूटिलाइज होगा और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ADP जो है मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है एक्सेप्ट करता है और वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इसके फॉस्फेट को वो एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? ATP में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कितना ATP बना? 2 ATP। तो अगर यहाँ पे हमने लिखा है +2, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 + 2 8 + 2 10, और 10 यहाँ पे ATP बना इन द एरोबिक कंडीशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और 10 ATP बना, लेकिन यहाँ पे 2 ATP जो है यूज भी हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। तो हम 2 ATP को माइनस कर देते हैं फ्रॉम दी 10, तो 10 - 2 = 8। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेट ATP जनरेटेड इन द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें कितना नेट ATP बनेगा? 8 ATP बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेट ATP जनरेटेड इन द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है? वो पायरुवेट में तो कन्वर्ट होता है और ये जो पायरुवेट है ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो NADH है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है इसी कारण से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये नहीं जाता है, वहां पे वो ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसी कारण से ये NADH जो है यहाँ यूटिलाइज हो जाता है और पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और ये कहलाता है एनारोबिक कंडीशन और इसको हम बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑक्सीजन की कमी में जो नेट ATP जनरेट होगा इस 2 किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक है तो क्या होगा? ये वाला जो स्टेप है मीन्स +6 जो ATP बन रहा है वो नहीं बनेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये जो 6 ATP बन रहा है ये नहीं बनेगा। तो अब हम अगर टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 = 4 और 4 - 2 = 2। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में नेट 2 ATP जनरेट होता है और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में नेट 8 ATP जनरेट होता है। तो ये हो गया
एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो इस तरीके से हमने ग्लाइकोलिसिस का नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, नेट रिएक्शन, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या होते हैं, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या क्या फेसेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, और डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस विथ ट्रिक, कैसे उसको याद रखना है उन रिएक्शंस को। और तो हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जिसमें हमने लिया था 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP। तो ये जो वैल्यू है ये पुराने पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग है। पीओ रेशियो मतलब कि फॉस्फेट ऑक्सीजन रेशियो। फॉस्फेट ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है, इट मीन्स कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद, और अल्टीमेटली क्या होता है उसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो पुराने पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में ATP सिंथेसाइज्ड एज पर न्यू पीओ रेशियो 1 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP और 1 FADH2 इक्वल्स टू 1.5 ATP। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में सबसे पहले है स्टेप्स, मतलब हमने जो डिफरेंट ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स का जो नंबरिंग किया हुआ था, तो इस यहाँ पे हमने स्टेप्स लिखा है 1, 3, 6, 7, 10, और उन स्टेप्स में कौन सा रिएक्शन हो रहा है एंजाइम के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट -1 ATP, मीन्स यहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है इस स्टेप में। मीन्स हम कैलकुलेट करते समय इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो कोएंजाइम मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो रिड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ NADH, तो यहाँ पे 2 NADH बनेगा। तो जैसा हमने आपको बताया था न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 1 NADH इक्वल्स टू 2.5, तो 2 NADH इक्वल्स टू क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो रेड में जो हमने लिखा हुआ है वो न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग है, और जो ब्लैक में लिखा हुआ है जो इससे पहले हमने आपको बताया 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 6। तो बहुत से बुक में ओल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है, और बहुत से बुक में आप देखेंगे कि न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है। 7th स्टेप में क्या होता है, तो यहाँ पे एक्चुअल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल बनेगा। 10th स्टेप मीन्स लास्ट स्टेप, अगेन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसको न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5 ATP हुआ, 5 + 2 हो गया 7, और 7 + 2 हो गया 9, तो टोटल कितने ATP बने 9। लेकिन 2 ATP यूटिलाइज हुआ है, तो 9 माइनस क्या करेंगे हम 9 - 2, तो क्या आ जाएगा 7। तो नेट कितना ईल्ड हुआ, नेट ATP कितना बना वो है 7, और 6 + 2 + 2 तो 10, और 10 - 2 तो क्या हो जाएगा ये 8। तो आप देख सकते हैं पुराने पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 8 ATP, इसको हमने डिस्कस किया था। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो नेट ATP का ईल्ड होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पीओ रेशियो वो है 7 ATP, और ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 8 ATP। तो यहाँ पे अलग से हमने एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का एनर्जेटिक्स बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मीन्स ग्लाइकोलिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस जो है यूनिवर्सल पाथवे होता है, मीन्स ये लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में ये अकर होता है, मीन्स फ्रॉम द ईस्ट टू ममल्स, मीन्स इस सेल में, बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में, ह्यूमन सेल में, प्लांट सेल में, ऑलमोस्ट सभी सेल्स में। ऐसा हमने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस दोनों कंडीशन में अकर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो है सेल के लिए इमरजेंसी एनर्जी यील्डिंग पाथवे होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ही ऐसा पाथवे है जो एनारोबिक कंडीशन में होता है। बाकी क्रैब साइकिल जो अदर पाथवे होता है उनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड सिग्निफिकेंस, मींस एक्सेसिव जब एक्सरसाइज किया जाता है तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से समय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस अकर होता है, जो उस टाइम उस मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस होता है, वो सबसे पहला स्टेप होता है, स्टार्टिंग स्टेप होता है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोलिसिस का, कि ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का ही मेन पाथवे नहीं होता है, बल्कि ये फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का भी मेटाबॉलिज्म का पाथवे होता है। और ये फ्रक्टोज गैलेक्टोज जो कि हम डाइट से, अपने खाने से डिराइव करते हैं, जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि स्टार्च या सुक्रोज। मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, क्रोज जो कि शक्कर में प्रेजेंट होता है, तो इसका जब डाइजेशन होता है मीन्स ब्रेक डाउन होता है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है ये भी डाइसेक्राइड है, तो इसका भी ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका डाइजेशन होता है और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स में वो डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट होते हैं, तो इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू ये जो मोनोसेक्राइड्स है मीन्स ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज क्या हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर वो कहाँ जाते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। और हमारा जो लीवर होता है ये मेजर रोल प्ले करता है गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू द एंजाइम नेम एपिमरेज, थ्रू द एपिमराइजेशन रिएक्शन। और गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसका ब्रेक डाउन होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। गैलेक्टोज जो है लैक्टोज के सिंथेसिस के लिए भी नेसेसरी होता है। इसके बाद 6 है ग्लाइकोलिसिस जो है ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेरी एसेंशियल है, क्योंकि ब्रेन अपने एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है रेटिना, स्किन, रेनल मेडुला। इसके बाद नेक्स्ट है 7th स्टेप, इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसकी वजह से इरिथ्रोसाइट्स के लिए जो एनर्जी सोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। इसलिए लिखा है ग्लाइकोलिसिस द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी आरबीसी मीन्स इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट आते हैं 8th। तो जैसा हमने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फिर कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है फॉर फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन। तो क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसी कारण से ग्लाइकोलिसिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है ये आरबीसी मीन्स ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं 8th स्टेप, ग्लाइकोलिसिस सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि इस पाथवे में बहुत से इंटरमीडिएट्स दूसरे पाथवे में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और फैट के सिंथेसिस के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि लिपिड जो कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है, तो उस लिपिड का जो ग्लिसरॉल पार्ट होता है वो इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस मतलब कि लिपिड की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट 10th पॉइंट है, तो जैसा हमने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में बहुत से रिएक्शंस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसको रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स वापस से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। किस तरीके से, मीन्स जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो तो रिवर्स हो जाएगा ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए, लेकिन उन सीरीज ऑफ रिएक्शंस में कुछ जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है तो उसमें कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करके पूरे ग्लाइकोलिसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।